उपलब्ध। नमस्कार, 20 मिनट में 20 खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबर का ये सिलसिला और सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। इन तस्वीरों में एक लड़की एक लड़के को पीटती नजर आ रही है। इस वायरल वीडियो को लेकर अभी तक किसी ने पुलिस में शिकायत तो दर्ज नहीं कराई है, लेकिन इस वीडियो से इतना अंदाजा हो रहा है कि ये लड़का लड़की का पीछा कर रहा था, उस पर फप्तियां कस रहा था। लड़के की इसी हरकत पर लड़की का गुस्सा भड़का और उसने लड़के को सरेआम पीट दिया। खास बात यह कि इस दौरान किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की, उल्टे इस मनचले की पिटाई का वीडियो बनाते रहे। आज के बाद आजाद नगर 16 के आसपास देखे। प्रदेश सरकार कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने में जुटी है। इसकी जिम्मेदारी मंत्रियों और विधायकों पर डाली गई है, लेकिन मंत्री जी ही जब सतर्कता का नियम भूल जाएं, तो क्या होगा। दौसा में युवा और खेल मंत्री अशोक चांदना के कार्यक्रम की तस्वीर देखिए, जहां खुलेआम कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ी। जब उनसे सवाल पूछा गया तो देखिए कैसे मंत्री जी मीडिया को ही नसीहत देने लगे। आप भी नहीं कर रहे हैं। आप देखिए, आप में 1 इंच का भी फर्क नहीं है भैया। शुरुआत तो मैं तो कुएं में कूदूंगा, मेरे पीछे आप भी कूदोगे क्या? नहीं, मैंने तो आपको कुर्सी बहुत दूर दूर दी है, आप खुद आकर यहाँ खड़े हो। आ जाओ, बिल्कुल। गहलोत सरकार ने गांधी जयंती के मौके पर कोरोना के खिलाफ जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की है, जिसमें लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही मास्क लगाने को लेकर समझाया जा रहा है। सरकार का ये अभियान 31 अक्टूबर तक चलेगा। अजमेर में रविवार की शाम हाथरस कांड के विरोध धरना प्रदर्शन और कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग इकट्ठा हुए और हाथरस की पीड़ित लड़की के लिए इंसाफ की मांग की। इंसाफ और विरोध के लिए इस तरह के प्रदर्शन आम बात है, लेकिन जिस तरह से लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बनाए गए नियमों की अनदेखी की है, वो हैरान करने वाली है। यहाँ ना तो किसी ने ठीक से मास्क पहना था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह की, बस अपनी बात कहते रहे, नारेबाजी करते रहे। हम लोगों ने ये मांग भी रखी सरकार से कि जो भी अपराधी हैं, जिन लोगों ने भी ये घिनौना कृत्य किया है, उन्हें जल्द से जल्द फांसी दी जाए। यदि सरकार हमारी इस मामले में अगर नहीं सुनती है तो पूरा वाल्मीकि समाज अभी एक है। हाथरस कांड को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पर तीखा हमला किया है। रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए गहलोत ने हाथरस की घटना पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि हाथरस में रात को 2 बजे बच्ची का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ये लापरवाही हृदय विदारक है और पूरे देश के स्मृति पटल पर हमेशा के लिए छाई रहेगी। साथ ही सीएम गहलोत ने यह भी लिखा कि रात को पुलिस की देखरेख में दाह संस्कार कर दिया और अपनी बच्ची के अंतिम दर्शनों के लिए मां लगती रही। जो बॉर्डर पर शहीद होते हैं उनकी पार्थिव देह भी पहले गांव तक आती है, हेलीकॉप्टर से, प्लेन से आती है, विदेशों से भी शव लाए जाते हैं। ये सम्मान देने की बात हमारे देशवासियों के संस्कार, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर हमेशा रही है। लेकिन बीजेपी के शासन में जो कुछ भी हुआ उसे देखते हुए ये सवाल उठता है कि बीजेपी किस हिंदू संस्कृति की बात करती है। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने टोंक के देवली में ट्रॉमा अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने अस्पताल में मौजूद सुविधाओं का जायजा लिया, साथ ही कोरोना संक्रमित रोगियों का ट्रीटमेंट किस तरह से किया जा रहा है इसकी पूछताछ भी की। ट्रॉमा अस्पताल के निरीक्षण के दौरान चिकित्सा मंत्री कई बार नाराज नजर आए और उन्होंने अस्पताल प्रशासन के लोगों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। रघु शर्मा कोरोना संक्रमण के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत के लिए टोंक पहुंचे थे। यह राजकीय महाविद्यालय के खेल मैदान में उनका कार्यक्रम था, लेकिन उस कार्यक्रम से पहले ही वो देवली अस्पताल पहुंच गए थे। आपको बता दें कि टोंक में बड़ी संख्या में मेडिकल स्टाफ भी कोरोना संक्रमण का शिकार हुआ था, जिसकी वजह से चिकित्सा मंत्री ने अस्पताल का दौरा किया। कोरोना काल ने जीवन के हर पहलू पर अपनी छाप छोड़ी है।
बेटे बेटी का रिश्ता तय करने के लिए पहले जहां लोग बड़े होटलों का रुख करना अपनी शान समझते थे, लेकिन कोरोना का डर उन्हें फिर से प्रकृति के करीब ले आया है। अलवर के कंपनी बाग में इन दिनों खास चहल पहल है, जहां लोग अपने बच्चों की शादी तय करने के लिए पहुंच रहे हैं। होटल और धर्मशालाओं की बजाय फिर से कंपनी बाग अलवर शहर में लड़का लड़की देखकर रिश्ता तय करने का पसंदीदा ठिकाना बन रहा है। कौन लोग आते हैं? सभी आते हैं तो वैसे तो शहर से भी गांव से भी आते हैं। गांव के ज़्यादा आते हैं, शहर के थोड़ा सा ये है कि गांव के को होटल करो कहीं करो, यहाँ आराम से आजकल घरों में किसी के जाने की बजाय बढ़ती महंगाई और संक्रमण की आशंका कंपनी बाग को उसके पुराने दिन लौटा रहे हैं, जब उसके आंगन में बैठकर अभिभावक अपनी औलाद की शादी तय करते थे। कोरोना के कारण ही सही, लोगों को प्रकृति का सानिध्य मिल रहा है और एक साथ अपने लोगों से मिलने का मौका भी। जयपुर शहर से निकलने वाला सीवरेज का गंदा पानी अब पूरी तरह ट्रीट होगा, उसके बाद ही आगे छोड़ा जाएगा। इसके लिए दहलावासा में नए एनजीटी नॉर्म्स के मुताबिक 90 MLD का नया सीवरेज प्लांट लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही पहले से लगे 62 MLD के 2 ट्रीटमेंट प्लांट भी जल्द ही अपग्रेड हो जाएगा। अभी जो हमारी स्थिति है उसमें लगभग हम ये कह सकते हैं कि 40% के आसपास ही जो हमारा सीवरेज है वो अंडर ट्रीट होकर के और जा पाता है। इसके लगने के बाद में एक तो जो वर्तमान प्लांट है वो चूंकि एनजीटी ने कुछ नॉर्म्स में वर्तमान परिस्थिति में परिवर्तन कर दिया है। करीब 215 MLD के ट्रीटमेंट प्लांट को लगाने और अपग्रेड करने में करीब 289 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ट्रीटमेंट प्लांट का काम 2.5 साल में पूरा करेगी। ट्रीटमेंट प्लांट का काम पूरा होने के बाद 6000 MQ बायोगैस का उत्पादन होगा। कोरोना संक्रमण ने न सिर्फ सामान्य जिंदगी पर असर डाला है, बल्कि त्योहारों को भी प्रभावित किया है। सोशल डिस्टेंसिंग के कारण कई त्योहारों पर ब्रेक लगी है, तो अब दीपावली के पटाखों पर भी ग्रहण लगने की आशंका है। स्वास्थ्य से जुड़े लोगों को आशंका है कि दीपावली के पटाखों से कोरोना संक्रमित मरीजों की हालत और खराब हो सकती है। इस वर्ष यह बहुत ही खास हो गई, क्योंकि जिनको अस्थमा की तकलीफ है, जिनको COPD है, उनको पहले से ही कोविड के होने की आशंका ज़्यादा होती है। तो कोविड के होने की आशंका भी ऐसे लोगों को कुछ अधिक हो जाएगी प्रदूषण के बढ़ने के साथ। मामले में राज्य मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए दीपावली पर सरकार से राज्य में पटाखों पर रोक लगाने के बारे में कहा है और 12 अक्टूबर तक इस बारे में रिपोर्ट देने को कहा है। दीग कस्बे में प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले ये दिहाड़ी मजदूर हैं, जो इस बात से नाराज हैं कि नगर पालिका के अधिशासी अभियंता के आदेश पर सोमवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार पर रोक लगा दी गई है। इन मजदूरों का कहना है कि अगर हाट बाजार नहीं लगेंगे तो उन्हें काम कहाँ मिलेगा। कोरोना संकट की वजह से पिछले 8 महीने से उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही। ऐसे में अगर रोजगार का ये मौका भी छिन गया तो वो भूखे मर जाएंगे। 8 महीने हो गए बैठे बैठे, हम कहाँ तक बैठे रहे हम। 8 महीने चालू किया जाए और हमको जो रोजगार है वो दिया जाए। क्या हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सैनिटाइजर भी रखेंगे। हम लोगों ने 10,000 20,000 के लोन ले रखे हैं, ग्रुप लोन ले रखे हैं, इनको हम कहाँ से भरे। कोई भिंडी बेच रहा है, कोई पालक बेच रहा है। आजकल स्थिति ऐसी खराब है कि बिना भुखमरी के मरने के कगार पे, बच्चों कहाँ से पाले। तो चलिए 20 मिनट में 20 खबर में राजस्थान की खबरों के बाद अब बात करते हैं देश भर की कुछ अहम खबरों की। पश्चिम बंगाल की उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी नेता मनीष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मनीष की हत्या के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। मनीष शुक्ला की रविवार शाम उस वक्त हत्या कर दी गई जब वो पार्टी ऑफिस जा रहे थे। हैरानी की बात ये कि मनीष को टीटागढ़ पुलिस स्टेशन के पास गोली मारी गई थी, जहां से उन्हें अपोलो अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। बीजेपी नेता की हत्या की खबर मिलते ही सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और ममता सरकार के साथ साथ पश्चिम बंगाल पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने शुक्ला की हत्या के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराते हुए सीबीआई जांच की मांग की।
उत्तराखंड में पर्यटक स्थल खोले जाने के बाद से गंगोत्री धाम में भी लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। अब मंदिर परिसर से लेकर गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की तादाद देखी जाने लगी है। श्रद्धालुओं को भी लंबे समय से मंदिर खुलने का इंतजार था। गंगोत्री धाम में सुबह और शाम की आरती में श्रद्धालु पुण्य अर्जित कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। हम जब यहाँ पे सुबह सुबह हम मंदिर में आए तो ये सनराइज का जो हमें यहाँ पे सीन मिला वो बहुत अच्छा था। तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं उत्तराखंड सरकार का, जिन्होंने अब जो है यात्रा खोल दी है और पर्यटक यहाँ पे आएंगे। कोरोना काल के बाद काफ़ी समय तक जो है बंद रहा और अब खुलने के बाद बहुत ही अच्छे से दर्शन हो पा रहे हैं मंदिर के। हमने बहुत ही अच्छी तरह से दर्शन किए। गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं के आने से अब व्यापारियों के चेहरे पर भी रौनक लौट आई है। पिछले लंबे समय से दुकानें और होटल के बंद होने से व्यापारी भी निराश थे। चीन ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि कोरोना की दूसरी लहर अमेरिका, ब्रिटेन और भारत में कहर बरपा सकती है। ब्रिटेन की वेबसाइट express.co.uk की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने चेतावनी दी है कि सर्दियों में तापमान गिरने के साथ कोरोना की दूसरी लहर घातक साबित हो सकती है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अमेरिका, ब्रिटेन और भारत को कोरोना की दूसरी लहर से सबसे ज्यादा खतरा बताया है। ये तीनों देश कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेल रहे हैं और इन देशों में कोरोना से मौतों का आंकड़ा भी सबसे ज्यादा है। लेकिन अब चीन के सरकारी ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि कोरोना की दूसरी लहर इन देशों के लिए खतरनाक बन सकती है। दुनिया में कोरोना का पहला मामला चीन के वुहान में पिछले साल दिसंबर में आया था, जिसके बाद इसने दुनिया भर के कई देशों को अपनी चपेट में ले लिया और अब इसकी दूसरी लहर का भी अनुमान लगाया जा रहा है। बढ़ते आगे, अब बात करते हैं सबसे आखिर में कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। कोरोना वायरस से जूझ रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार शाम अचानक अपने हॉस्पिटल वॉल्टर रीड से बाहर निकल आए और वहां पहले से मौजूद प्रशंसकों का अभिवादन स्वीकार किया। अस्पताल से बाहर निकलने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक वीडियो जारी करने को कहा था कि वो अपने समर्थकों से मिलने के लिए अचानक से बाहर आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कोविड-19 के बारे में काफी कुछ सीखा है और ये सब कुछ स्कूल जाकर सीखा है। माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेहत में हो रहे सुधार को दिखाने अस्पताल से बाहर आए थे। ट्रंप के ऐसा करने से विपक्षी हैरान हो गए और उन्हें लग रहा है कि ट्रंप का ये दाव कहीं राष्ट्रपति चुनाव में उन पर भारी न पड़ जाए। हालांकि ट्रंप के इस कदम की अमेरिकी डॉक्टरों ने आलोचना की है और कहा है कि प्रेसिडेंट को ऐसा करने से बचना चाहिए था। सऊदी अरब में 7 महीने बाद रविवार से मुस्लिमों के धार्मिक स्थल मक्का को उम्रा के लिए खोल दिया गया है। इसके लिए जरूरी सावधानियों का ध्यान रखा गया है। आपको बता दें, धार्मिक स्थल मक्का को 3 चरणों में खोलने की योजना है। पहले चरण में सऊदी के 6000 लोगों को जाने की इजाजत है। दूसरे स्टेज में 18 अक्टूबर के बाद ज्यादा से ज्यादा 15,000 जायरीनों को नमाज के लिए 40,000 लोगों को इजाजत दी जाएगी। उम्रा के लिए लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन से आवेदन करना होगा ताकि भीड़ से बचा जा सके। सऊदी से बाहर के जायरीन 1 नवंबर से मक्का जा सकेंगे। वैसे आपको बता दें, सऊदी अरब में अब तक 3,35,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और यहाँ 4,850 लोगों की मौत भी हुई है। रही बात उम्रा की, तो हर साल पूरी दुनिया से लाखों मुसलमान यहाँ पहुँचते हैं। कोरोना के चलते इस साल सऊदी में रहने वाले केवल 1,000 लोगों को ही हज की इजाजत दी गई थी। अमेरिका के फ्लोरिडा से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया है, जिसमें 2 बदमाश हथियार के दम पर एक आदमी से उसकी मर्सिडीज चुराते हुए दिखाई दिए। वो आदमी किसी काम से बाहर जा रहा था और पार्किंग में पहुंचकर वो मर्सिडीज में बैठा ही था कि पीछे से आए 2 बदमाशों ने उसे घेर लिया और उसकी गाड़ी चुराकर वहां से फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात मकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसकी फुटेज में साफ दिखा कि जैसे ही वो आदमी मर्सिडीज में बैठा, तभी 2 बदमाश वहां भागते हुए पहुंचे। एक ने गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बाहर निकाला, तो दूसरे ने पिस्तौल के दम पर उसे जमीन पर बैठने की धमकी दी। उस आदमी ने भी अपनी जान बचाने के लिए बगावत नहीं की। जिस बदमाश के हाथ में पिस्तौल थी, उसने मर्सिडीज मालिक के सिर पर वार भी किया। इस बीच पहला बदमाश मर्सिडीज में बैठ गया और उसे पार्किंग से बाहर निकालता दिखाई दिया। मर्सिडीज चोरी करने के दौरान दूसरा बदमाश उसके मालिक को बंदूक दिखाकर लगातार डराता रहा। कोरोना संकट के बीच ब्राजील के मनौस में लोगों के लिए शर्तों के साथ ओपेरा हाउस खुल गया। महामारी की वजह से वहां ओपेरा हाउस पर पिछले 6 महीनों से रोक लगी।
जिसमें छूट मिलते ही महीनों से घरों में कैद लोग अपना पसंदीदा संगीत सुनने ओपेरा हाउस पहुंच गए। सामने आई कुछ तस्वीरों में मनौस शहर में बने एक खूबसूरत ओपेरा हाउस के बाहर कई लोग कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे और अंदर पहुंचने के बाद जैसे ही कार्यक्रम शुरू हुआ, लोग उस संगीत में पूरी तरह डूब गए। हालांकि कोरोना के खतरे को देखते हुए वहां क्षमता के सिर्फ 50% लोगों को ही आने की मंजूरी दी गई। एहतियात के तौर पर उन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर ही बिठाया गया। इतना ही नहीं, ओपेरा हाउस के कर्मचारी वहां पहुंचे हर व्यक्ति के शरीर का तापमान मापते दिखे और सैनिटाइजर से उनके हाथ भी साफ करवाते दिखे। कोरोना संकट में अमेरिका के मैसाचुसेट्स में एक इंजीनियर ने आपदा को अवसर में बदलते हुए बाल काटने वाला रोबोट बना डाला। इंजीनियर ने ऐसा कमाल किया जिससे न तो सैलून जाने का झंझट रहा और न ही घर से बाहर निकलकर कोरोना की चपेट में आने का खतरा। और कैंची थामे उसके बनाए रोबोट ने जैसे ही काम शुरू किया तो उसके हाथ किसी हेयर स्टाइलिस्ट की तरह चलते दिखे। हैरानी की बात यह है कि बाल काटने वाला रोबोट सिर्फ काम ही नहीं बल्कि मन बहलाने के लिए बातें भी कर सकता है। यानी आदमी को ऐसा लगे जैसे वो वाकई सैलून में किसी स्टाइलिस्ट से ही बाल कटवा रहा हो। So how about that weather? I don't know. I guess it's warm out. रोबोट से बाल कटवाने की शुरुआती कुछ कोशिशें नाकाम रही, लेकिन उसके बाद उसने पकड़ बना ली। वो भी ऐसी कि वो कोई बेसिक हेयर कट नहीं करता बल्कि अलग अलग ऑप्शन में चुना जा सकता है कि रोबोट से कौन सा स्टाइलिश हेयर कट कराना है। हालांकि रोबोट के बाल काटने की अपनी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन उसे दुरुस्त करने पर काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर आजकल एक बच्चे की कहानी वायरल हो रही है जो 2800 किलोमीटर पैदल चलकर दादी से मिलने पहुंचा था। 10 साल के रोमियो कॉक्स ने 20 जून को पिता फिल के साथ इटली में सिसिली के परलेमो से लंदन का सफर शुरू किया था। इस दिलचस्प यात्रा के दौरान दोनों इटली, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और ब्रिटेन से होते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचे। जी हाँ, 21 सितंबर को बाप बेटे की ये जोड़ी यूके पहुंची थी। फिलहाल दोनों आइसोलेशन में हैं। इसके बाद वे रोमियो की दादी से मिलेंगे। इस रोमांचक यात्रा के कुछ लम्हों को रोमियो ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था, जो अब वायरल हो रहा है। रोमियो के मुताबिक पिछले 3 महीने में उसने जितनी भी मेहनत की है वो उस वक्त सफल हो जाएगी जब वो अपनी दादी को गले से लगा लेगा। फ्रांस में आसमान में उड़ने वाली एक ऐसी टैक्सी पेश की गई जो चलती भी बिजली से। दावा है कि ये टैक्सी इको फ्रेंडली तो है ही, इससे घंटों का सफर भी मिनटों में तय हो जाएगा। और जब उस एयर टैक्सी को दुनिया के सामने पेश किया गया तो वो किसी हेलीकॉप्टर की तरह नजर आई। टैक्सी के ऊपर एक बड़ी रिंग पर कई छोटे छोटे पंखे लगे दिखे। आसमान में वो बिना किसी दिक्कत के उड़ती नजर आई। जर्मनी की कंपनी वोलोकॉप्टर का दावा है कि उसकी बनाई एयर टैक्सी में एक से एक खूबियां हैं। It is safe, it is all electric and incredibly quiet. एयर टैक्सी में पायलट के अलावा एक यात्री सफर कर सकता है। बताया गया कि वो 200 किलो तक का भार आराम से उठा सकती है। इतना ही नहीं, वो 110 किलोमीटर प्रति घंटा जितनी तेज रफ्तार तक उड़ सकती है। यूरोप के देश स्वीडन में बिजली से चलने वाली एक स्मार्ट टैक्सी का टेस्ट रन किया जा रहा है। अहम बात यह कि इलेक्ट्रिक होने के साथ ही ये गाड़ी 5G तकनीक से लैस है, जिसे चलाने के लिए ड्राइवर की भी जरूरत नहीं। इसलिए राजधानी स्टॉकहोम में सड़क पर दौड़ती उस टैक्सी का स्टीयरिंग व्हील अपने आप चलता नजर आया। लेकिन ये किसी हॉरर फिल्म का सीन नहीं बल्कि तकनीक का कमाल है। लोग ड्राइविंग सीट पर बैठकर बातें करते रहे और गाड़ी खुद ब खुद मंजिल पर निकल गई। स्टीयरिंग के पास लगी एक स्क्रीन पर लगातार रास्ता दिखता रहा और सड़क पर कहीं भी टकराए बिना टैक्सी चलती रही। रास्ते पर नजर रखने के लिए उस पर कैमरा भी लगा दिखा। टैक्सी के 2 हफ्ते के ट्रायल के दौरान लोग उसमें सफर का मजा ले सकते हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।